जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की डेट है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को हम 3 रेलेवेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों अपनी चर्चा हम शुरू करते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस इनिशिएटिव में नया इनिशिएटिव है, क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आपकी मर्जी है, आपको क्वेश्चंस का आप खुद आंसर लिखना चाहते हैं। क्वेश्चंस का जो आंसर है, जो कि एट द एंड ऑफ एवरी एडिटोरियल जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर हमारे एडिटोरियल में ही होगा। कंटेंट आपके सामने एडिटोरियल में ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। तो पहला एडिटोरियल आया है इनसिक्योर स्टेट, इंडियन एक्सप्रेस में आया है, आज आया है। अब इनसिक्योर स्टेट की बात करें, क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट है पुलिस स्टेट की। अगर हम बात करें ओवर सिक्योरिटाइज स्टेट की बात करें, अब देखिए पिछले 2.5 सालों से जब से हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है 5 अगस्त 2019 के बाद, तब से कोशिश रही है सरकार की कि कैसे मिलिटेंसी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं, खास करके पिछले 3-4 महीनों में, स्पेशली आफ्टर वी हैव सीन कि जब से तालिबान हैज कैप्चर्ड अफगानिस्तान, तब से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में भी जो टेररिज्म है, दैट हैज रेडिकल टेररिज्म हैज रिजन। सो वी हैव सीन द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स हैपनिंग, वी हैव सीन टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज हैपनिंग इन कश्मीर, एटसेट्रा एटसेट्रा ना। अब इसके चलते काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस बहुत जरूरी बनते हैं। अब काउंटर इंसर्जेंसी यानी कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, रेडिकलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए, तो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो, एक सिनर्जी में उनको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तो चाहे कश्मीर में हो, चाहे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, बहुत बहुत जरूरी है, इंपेरेटिव है। आफ्टर ऑल हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात है। लेकिन क्या सिर्फ डंडे के बलबूते से क्या सिर्फ डंडे के बलबूते से हम टेररिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या सिर्फ डंडे के बलबूते से हम रेडिकलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं? वेल, एक्सपीरियंसेस ये शो करते हैं दैट पिछले 2.5 सालों में डिस्पाइट द फैक्ट कि आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट कर दिया है, लेकिन मिलिटेंसी की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। पर क्या इसका सोल्यूशन ये है कि हम पुलिस को, आर्मी को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन आज के टाइम पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को या इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, क्या उनको ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देने से क्या टेररिज्म, रेडिकलिज्म कम हो जाएगा? इस बात का इसमें क्वेश्चन रेज करा गया है। ठीक है, तो हर किसी को शक की नजर से देखना, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, तो हर किसी को शक की नजर से देखना क्या सही है? इस बात के ऊपर सवाल उठाया गया है। अब सजेशंस क्या है फॉर इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी? तो पहली बात तो यह है कि बजाय कि हम इस पे फोकस करेंगे कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, इससे बेटर है कि सीधा उन लोगों को टारगेट किया जाए, उन लोगों को टारगेट किया जाए जो कि इन मिसगाइडेड यूथ्स को, देखिए अब जिन लोगों को मारा जा रहा है वो 17, 18, 19 साल के नौजवान लड़के हैं, लेकिन इनको कोई ना कोई तो ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई ना कोई इनको फाइनेंस कर रहा है, कोई ना कोई इनको शेल्टर दे रहा है, ठीक है, कोई ना कोई इनको सब वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो लोग कौन है, उनको टारगेट किया जाए, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, वो ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है एज पर दिस आर्टिकल। फिर एक और बात यहां पे आती है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप इंट्रोड्यूस कर भी दीजिए, लेकिन वो तब तक इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे जब तक पुलिस वहां पे बहुत अथॉरिटेटिव होगी, जब तक वहां पे आर्मी बहुत अथॉरिटेटिव होगी। ठीक है, तो डंडे के बलबूते से हर चीज का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, ये बात इस आर्टिकल में कही गई है। सो इट इज अनलाइकली फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विद द कम्युनिटी। तो जब तक हमारी कम्युनिटी आउटरीच नहीं होगी, जब तक इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, जब तक एक सिनर्जी नहीं होगी पुलिस में, आर्मी में और कम्युनिटी में, तब तक टेररिज्म को न्यूट्रलाइज करना है, रेडिकलिज्म को कंट्रोल करना बहुत फ्यूटाइल रहेगा। तो द स्ट्रैटेजी ऑफ हैविंग अ हेवीली ओवरली सिक्योरिटाइज्ड अप्रोच टू ब्रिंगिंग बैक नॉर्मलसी एंड जीरो कम्युनिटी अप्रोच, दिस स्ट्रैटेजी इज हाईली फ्लॉड। तो ये बात इस आर्टिकल में कही गई है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग एन एफिशिएंट काउंटर इंसर्जेंसी, COIN, काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी टू डील विद मिलिटेंसी इन कश्मीर, सजेस्ट सम मेजर्स। तो अगर आप देखें सजेशंस फॉर इफेक्टिव कॉइन स्ट्रैटेजीज में, तो ये आपके मेजर्स बन जाते हैं यहां पे। चलिए इस आर्टिकल में इतना, अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स मूव करते हैं। सो ये आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, रिटन बाय द ग्रेट सी राजा मोहन। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो आर्टिकल है द यूरेशियन टर्मोइल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूरेशियन रीजन में बहुत
अभी टर्मोइल चल रहा है। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में जैसे कि आप जानते हैं अभी हाल ही में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस प्रोटेस्ट में। सो अभी क्राइसिस की हम बात करें तो अभी हाल ही में 2021 की बात करें, बेलारूस में भी काफ़ी सिविल अनरेस्ट हुआ था। यूक्रेन की बात करें तो जैसे अभी आप जानते हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रहे हैं। सो अमेरिका इज वरिड कि रशिया अब ऐसा क्या स्टेप उठाएगा टू असर्ट इट्स मोर डोमिनेंस, मोर ऑफ इट्स कंट्रोल इन द यूक्रेन रीजन। 2014 के बाद यूक्रेन और रशिया के बीच में भी काफ़ी रशिया और यूक्रेन के बीच में भी काफ़ी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, हॉस्टिलिटी है जब से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया है। इंटरेस्टिंगली ये जो सारा रीजन है, बेलारूस की बात करें, यूक्रेन की बात करें, कजाकिस्तान की बात करें, ये फॉर्मर क्या है? फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, यानी कि पहले ये सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। सो अब यहां पे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो चलो हम स्पेसिफिकली अगर कजाकिस्तान की ही बात करें, बिकॉज ये भी हाल ही में हफ्ते पहले ये भी क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी, और फ्रॉम द लास्ट 1 वीक वी आर सीइंग अबाउट द प्रोटेस्ट हैपनिंग इन कजाकिस्तान, वी रीडिंग अबाउट दैट इन द न्यूज़ पेपर्स ऑल्सो। तो इसमें कोई सरप्राइजेस वाली बात नहीं कि जो रशिया होगा, रशिया विल बी एट द वेरी कोर ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग विच इज हैपनिंग इन द यूरेशियन रीजन, द सेंट्रल एशियन रीजन। नाउ थीम्स विच स्टैंड आउट फॉर दिस रीअरेंजमेंट, तो कुछ थीम्स की बात यहां पे सी राजा मोहन बात कर रहे हैं जो इस रीअरेंजमेंट को डिफाइन कर सकती हैं। पहली बात तो बम्पी एवोल्यूशन ऑफ यूरेशियन स्टेट्स यानी कि फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। दूसरा वीकनेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तीसरा यानी कि लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तीसरा लिमिटेशंस ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूशंस। और चौथा कंस्ट्रेंट्स ऑन पावर्स टू शेप पोस्ट रशियन स्पेस, यानी कि वो पावर्स जो अब रशिया की स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो यहां पे पर्टिनेटली जो पावर्स की बात की जा रही है, पावर्स टू शेप पोस्ट रशियन स्पेस, तो यहां पे यूरोपियन यूनियन आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, चाइना आ जाता है, क्योंकि कितना डेस्परेटली वो जगह ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं रशिया की, जो रशिया 1991 से पहले यहां पे होल्ड करता था। तो आइए अब इन चारों डायमेंशंस को हम इस आर्टिकल में समझते हैं। तो पहली बात तो बम्पी एवोल्यूशन ऑफ यूरेशियन स्टेट्स, ठीक है, तो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थी, अब कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन जैसे कि आप जानते हैं 1991 में हुआ। तो उस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद काफी कोशिशें करी गई कि इस रीजन में हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, सेंट्रल एशियन रीजन की बात करें जो कि पहले सोवियत यूनियन के अंडर था, कि कैसे यहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे यहां पे सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन लेके आई जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट्स पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए, ये सपना अधूरा रह गया। अब इस रीजन में हम देख रहे हैं काफी ऐसे डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज भी हैं, काफी ऐसे रूलर्स हैं, जैसे हम बात करें अलेक्जेंडर लुकाशेंको की, जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, या हम बात करें फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान नूर सुल्तान नजरबायेव। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये जो सारा का सारा अभी जो सिविल अनरेस्ट चल रहा है, कि अभी जो कजाकिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है, दैट बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस, और कजाकिस्तान इज अ रीजन जहां पे बहुत अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बहुत अबंडेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी वहां पे हाई एनर्जी प्राइसेस के करके, इन्फ्लेशन के चलते, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये सारा का सारा फॉर्मर प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबायेव का ही किया कराया है। तो नूर सुल्तान नजरबायेव बाय द वे 2019 में ही स्टेप डाउन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। तो अभी भी इस रीजन में इंस्टेबिलिटी है, तो डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, मॉडर्नाइजेशन वैल्यूज अभी भी इस रीजन में इतनी इफेक्टिवली प्रमोट नहीं हो पाई हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस तो हर एक कंट्री ने किया 1991 के बाद, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड टू प्रिवेंट द मैसिव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सेंट्रल एशियन रीजन। मिसाल के तौर पे हम बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है? लगभग जस्ट अबाउट 19 मिलियन पीपल। दैट्स नथिंग एट ऑल। उसके बावजूद भी कजाकिस्तान में सिर्फ 19 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कितनी कम पॉपुलेशन है, वहां पे इतने रिच हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, उसके बाद भी वहां पे इतनी महंगाई है, उसके बाद भी वहां पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद भी वहां पे इतनी इनइक्वालिटी है। तो डेफिनेटली जो ग्लोबलाइजेशन का सपना था, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट था, यहाँ पे इतना वेल इंटीग्रेट नहीं हो पाया। आफ्टर ऑल अब कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में हमने अभी बात करी नूर सुल्तान नजरबायेव की, तो 1991 से लेकर 2019 तक तो वही प्रेसिडेंट थे। तो ये जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, अब ऑटोक्रेसीज में जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स होंगे, सो ऑब्वियसली ऑटोक्रेसीज जो है दे इनएविटेबली ब्रीड करप्शन। तो जहां पे करप्शन होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो वहां पे किसी भी किस्म का सेल्फ करेक्शन से रेजिस्टेंस देखी जाएगी। उसके बाद हम बात करें स्टेबिलिटी थ्रू रीजनल इंस्टीट्यूशंस, क्या वाकई में स्टेबिलिटी आई है रीजनल इंस्टीट्यूशंस में, रीजनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू? सो अब यहां पे अगर हम बात करें द पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स, यानी कि जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, नाउ दे एम्ब्रेस द यूरोपियन यूनियन। नाउ देयर आर सेवरल इश्यूज व्हिच आर स्टॉल्ड within the European Union, which are related to the rule of the law, migration, refugees, energy prices. Now this has divided European Union into two halves. एक तो ईस्टर्न हाफ, तो जो ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोपियन यूनियन है
वो किसी जमाने में फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक होता था, और दूसरा वेस्टर्न हाफ विच इज रन बाय जर्मनी एंड फ्रांस। अब ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिवाइड है विद इन द यूरोपियन यूनियन। अब उसके अलावा अगर हम ये यूरेशियन रीजन की बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद ये रशियन लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO भी है विच इज अ काउंटर टू नेटो। लेकिन इस सब इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद भी, यूरोपियन यूनियन हो, CSTO हो, SCO हो, उसके बावजूद भी कंप्लीटली स्टेबलाइज नहीं हो पाया सेंट्रल एशियन रीजन। बहुत सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं अब ये कहते हैं दैट बॉस 1991 के बाद हमको तो हमारी ऑटोनॉमी मिल चुकी है, अब हम सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं थे। अब नाउ मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे डोंट वांट टू केव इन देयर न्यू फाउंड ऑटोनॉमी टू रशिया। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कजाकिस्तान में जो अभी इंस्टेबिलिटी चल रही थी, जितना वहां पे सिविल अनरेस्ट हुआ, तो वहां के प्रेसिडेंट ने फोन किसको किया? व्लादिमीर पुतिन को ही फोन किया। तो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फोर्सेस भेजी, अपनी आर्मी भेजी। तो कहने की तो बात है कि वो अपनी ऑटोनॉमी एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंसी है, खास करके सिक्योरिटी की बात करें तो आज के टाइम पे भी मिलिटरीली और सिक्योरिटी वाइज तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ इंटरेस्टिंगली वो रशिया से इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, अपनी ऑटोनॉमी भी चाहते हैं, एट द सेम टाइम रशिया पे डिपेंडेंट भी हैं। यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे सी राजा मोहन ने मेंशन करी है, वो है मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। नाउ दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर प्रैक्टिसिंग व्हाट डू यू कॉल एज मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, यानी कि व्हाट इज मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी? यानी एंगेजिंग विद ऑल दी पावर्स। सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के साथ भी एंगेज करेंगे, अमेरिका के साथ भी एंगेज करेंगे, चाइना के साथ भी एंगेज करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी। ताकि इतनी सारी एंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि उनकी जो इंटरनल पॉलिसीज हैं या जो एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं वो रशिया गाइड ना करे। इस करके दे वांट टू प्रैक्टिस दिस मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। बट द फनी थिंग इज दैट दे आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन रशिया। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है? जो बाकी पावर्स हैं जो कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहती हैं सेंट्रल एशियन रीजन में, जो किसी जमाने में सोवियत यूनियन की थी। अब वो ऐसी कौन सी पावर्स हैं, ऐसी वो कौन सी कंट्रीज हैं या कौन सी वो इंस्टीट्यूशंस हैं? यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, अमेरिका है, ठीक है। सो रशिया हैज शोन, बट अब प्रॉब्लम आई कजाकिस्तान में, बेलारूस में, लेकिन याद किसको किया? तो फोन तो व्लादिमीर पुतिन को ही किया, फोन तो जी जिनपिंग को नहीं किया ना, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने या बेलारूस के प्रेसिडेंट ने, अगर वहां पे भी सिविल अनरेस्ट आया था। बट जितना मर्जी ये पावर्स कोशिश कर लें, ट्रेडिशनली जो रशिया का जो फुटहोल्ड बना हुआ है इस रीजन में वो रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उसके बावजूद क्या आज रशिया वो चीज कर सकता है जो 1991 से पहले ये रीजन था? नहीं। तो रशिया इज नॉट इन अ पोजिशन टुडे टू रिकॉन्स्टिट्यूट द फॉर्मर सोवियत स्पेस जो 1991 से पहले एग्जिस्ट करती थी। बट हैविंग सेड दैट, रशिया एंजॉयज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस इन दिस रीजन मिलिटरीली एंड सिक्योरिटी वाइज, बट इट कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग व्हिच एग्जिस्टेड बिफोर 1991। और हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, हम बात करें यूके की, बात करें यूएसए की, नाउ दे आल्सो ट्रेडिशनली दे वांट टू चैलेंज मॉस्को। हाउएवर even the western bloc is not in a position to secure this Russian periphery, because again जैसे मैंने बात बताई कि ट्रेडिशनली ये जो पूरा का पूरा एरिया है, सेंट्रल एशियन रीजन, यूरेशियन रीजन, ईस्टर्न यूरोप की बात करें, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया, अंडर द डोमिनेंस ऑफ रशिया। अब इस आर्टिकल से क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है दोस्तों? तो क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम दिस एडिटोरियल इज रशिया स्टिल रिमेन्स अ रेलेवेंट एक्टर इन द मिलिट्री, Russia still remains a relevant actor militarily and economically in the Central Asian region. Do you agree? Comment. लास्ट एडिटोरियल आज का ये हिंदू में आया है, द सेल दैट इंडियन डिप्लोमेसी स्ट्रेटक्राफ्ट नीड। तो ये आर्टिकल में क्या बात की जा रही है उसकी हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें बात करी गई है हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए अब हम अपनी कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की बात करें ना, हम एक ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जो न्यूक्लियर आर्म्ड है। हम बात करें चाइना की, हम बात करें पाकिस्तान की, तो अब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की तो हमारी ऑब्वियसली वी नीड टू हैव अ फॉरेन पॉलिसी विच सेफगार्ड्स आवर कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। उसके बाद अगर हम कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी में हमारा सेंट्रल एशियन रीजन भी आ जाता है। नाउ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज टेररिज्म और वायलेंस स्पिलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान इज ऑब्वियसली अ कंसर्न फॉर सेंट्रल एशिया, फॉर साउथ एशिया एज वेल। तो इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी है, द सेंट्रल एशियन रीजन फॉर दैट स्ट्रैटेजी इज एन इंडिस्पेंसिबल लिंक। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को जो हमारे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं वो आ रहे हैं एज चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे। ठीक है, तो ये दिसंबर में इन्विटेशन उनको दिया गया था, जो 3rd इंडिया सेंट्रल एशियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। नाउ इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल एशिया में हैज बीन टू प्रमोट कनेक्टिविटी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड एनहांसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर पोस्ट द विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। ये जो हमारा कोशिश है सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज करने की और बढ़ गई है। ठीक है, नाउ
अभी हाल ही में जैसे आप जानते हैं अगस्त 2021 के बाद तालिबान हैज कैप्चर्ड अफगानिस्तान, तो विड्रॉल ऑफ द फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड साथ के साथ द राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, नाउ दिस हैज सेट द स्टेज फॉर शार्पनिंग द जियोपॉलिटिकल कंपटीशन इन द यूरेशियन लैंडमास। उसके बाद हम बात करें मैरीटाइम कोर्स करेक्शन की, तो हमने कॉन्टिनेंटल, देखिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, तो हमको एक इफेक्टिव कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी होना भी बहुत जरूरी है और एक इफेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होना वो भी बहुत जरूरी है। अब मैरीटाइम कोर्स करेक्शन की बात करें तो इट वाज हाई टाइम कि हमने मैरीटाइम रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को भी इंपॉर्टेंस दी। आफ्टर ऑल हमारी जो इंपॉर्टेंस थी वो हमेशा सिर्फ कॉन्टिनेंटल रीजन में ही रहती थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि पाकिस्तान और चाइना को कॉन्टिनेंटली कैसे टेम करना है, बट अगर हम अपनी नेवल पॉलिसी की बात करें, इंडो पैसिफिक पॉलिसी की बात करें, नाउ हम देख रहे हैं कि कितना इंगेज कर रहे हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं क्वाड अलायंस भी पीछे बना था, क्वाड को लेकर भी बहुत चर्चा थी। नाउ this is high time that we responded efficiently in Indo-Pacific region, and it was high time that we gave a response to the dramatic rise of China as a military power in the Indo-Pacific region. Now maritime security important क्यों है? ताकि जो sea lines of communications है, sea lanes हैं, वो open रहे for trade, for commerce and freedom of navigation वहाँ पे practice की जा सके। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि Indo-Pacific की बात करें, साउथ चाइना सी की बात करें, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी लिटोरल स्टेट्स हैं, आइलैंड नेशंस हैं, तो चाइना उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। चाइना के एग्रेशन के कारण obviously they have a lot of fear, they have a lot of apprehension, for which they look up to countries like Japan, India, Australia and America for being the security provider in the region. However, maritime security and the dimensions of naval power are not sufficient instruments of statecraft. तो सिर्फ एक मैरिटाइम सिक्योरिटी होना इज नॉट ओनली सफिशिएंट। तो हम अगर रणनीति की बात करें, अगर हम बात करें कि हमको कैसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जैसे हम चाइना को कंटेन कर सकें इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम जो अपना डिफेंस है और स्ट्रेंथन करें। हम एज अ नेवल पावर अपने आप को और स्ट्रेंथन करें। हम क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि आज हम अमेरिका के साथ जुड़ के चाइना को कंटेन करें, तो कल को अमेरिका फिर बहुत एक मेजर पावर बन जाएगा इंडो पैसिफिक में? तो हम अपनी डोमिनेंस चाहते हैं, हम अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आज चाइना को कंटेन करने के लिए अगर हम अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं तो कल को अमेरिका सिर पे चढ़ जाए, तो कल को अमेरिका को कंटेन करने के लिए फिर किसी और के साथ हाथ मिलाएंगे। तो वो चीज हमको नहीं चाहिए। हम अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जर्मनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फ्रांस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या ऑस्ट्रेलिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। चाइना's dominance in the continental and maritime domain, तो चाइना की अगर हम डोमिनेंस की बात करें सेंट्रल एशियन रीजन से इंडो पैसिफिक तक चाइना की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो बहुत ज्यादा हैवी एम्फेसिस वो ले करते हैं ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द सेंट्रल एशियन, द यूरेशियन रीजन एंड द नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। ठीक है, now this challenges the, so now this China's Belt and Road Initiative, interestingly China is very good friends with Moscow, but this BRI initiative challenges the traditional Russian influence in the Eurasian region as well. China is gaining access to energy, to the natural resources, to the reserves in the Central Asian region. अगर हम अमेरिकन मिलिट्री फुटप्रिंट की बात करें तो वो कम हो गया है। अमेरिका का जो डोमिनेंस है सेंट्रल एशियन रीजन में, खास करके आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, दैट हैज श्रंक ड्रामेटिकली, राइट। बट हाउएवर आर कंसर्न शुड बी दैट जैसे हम ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक के अफेयर्स में जो सेंट्रलिटी है वो एशियान की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बनी रहे, उसी तरह से जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहां पे जो सेंट्रलिटी है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बननी बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एक ही कंट्री यानी कि यूएसए या चाइना इंडो पैसिफिक में और सेंट्रल एशिया में रिस्पेक्टिवली डोमिनेंट रहे। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ दो ही, तो वी वुडंट वांट यूनिपोलैरिटी इन सेंट्रल एशिया, नाइदर इन इंडो पैसिफिक। वी वुडंट वांट बाइपोलैरिटी in South Asia, bipolarity in Central Asia and bipolarity in Indo-Pacific. We would want multipolarity in both the regions. So that would make the region more stable. कनेक्टिविटी इश्यूज की बात करें तो जहां पे हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात इंडो पैसिफिक में करते हैं, जहां पे हमने क्वाड लाइक अलायंस बनाया है, जहां पे हम ये कहते हैं कि चाइना जो है वो वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज नहीं करने देता, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करता फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, तो व्हाई आर नॉट बी डिमांडिंग द सेम फोर्स as far as the connectivity issues are concerned in the Central Asian region? तो Central Asian region में जैसे कि आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान की बात करें तो वी डोंट हैव अ गुड ज्योग्राफी विद अफगानिस्तान, वी हैव मेजर चैलेंजेस एज फार एज कनेक्टिविटी इज कंसर्न। तो हमारे बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे। तापी पाइपलाइन की बात करें, INST इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी इशूज, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कारण हम कनेक्टिविटी अच्छी नहीं कर पा रहे सेंट्रल एशियन रीजन के साथ। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यूएस के साथ हम इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड करना चाहते हैं, तो वहां पे फिर ये बात भी आ जाती है कि यूएस जब सैंक्शंस लगाता है ईरान के ऊपर तो उससे जो हमारी कनेक्टिविटी विद द यूरेशियन रीजन उस पे इंपैक्ट पड़ता है।
Now this marginalization of India on the Eurasian continent in terms of connectivity must be reversed. So what is the way forward? We have to strike a balance between the continental strategy and the maritime strategy. So India बहुत यूनिक है। देखिए सिंस द टाइम वी हैव अटेन्ड इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद हमने कितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ लड़ी हैं, ठीक है। तो चाहे बहुत सारी कंट्रीज़ सेंट्रल एशियन रीजन में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ अमेरिका के साथ जुड़ के इंडो पैसिफिक में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, चाइना को कंटेन करना है, लेकिन हमारे चैलेंजेस यूनिक हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हिस्टोरिक हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो। तो चाहे जितने मर्जी प्लेयर्स इस रीजन में, कॉन्टिनेंटली, सेंट्रल एशिया में या इंडो पैसिफिक में, मैरीटाइम डोमेन में जितने मर्जी प्लेयर्स एंगेज हो जाएं, कोई हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएगा, हमारे कंसर्न्स डिफरेंट है। So there will be obvious gaps between strategic ambition and reality and the capacity. So we need to deploy the necessary resources so that we can pursue our continental interest without ignoring our interest in the maritime domain, and we have to strike a right balance between both so that we can guarantee our long-term security interest. तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, इंडिया स्टेक्स फ्रॉम हिमालयाज टू द इंडो पैसिफिक रीजन आर बिग yet complicated by geopolitical realities. Discuss how diplomacy can help to navigate in these choppy waters that lie ahead. तो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल से। तो जाने से पहले दोस्तों बस आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे कुछ कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं बिकॉज प्रीलिम्स पास में है। सो आई एम श्योर नो सीरियस एस्पिरेंट कैन अफोर्ड टू लूज आउट ऑन दिस टाइम। 5 महीने का टाइम बहुत कम होता है, 5 महीने भी ऐसे निकल जाएंगे, लिटरली हाफ ऑफ जनवरी इज गॉन। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि इन कोर्सेज को आप एनरोल करिए, प्रैक्टिस करिए। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव जीएस प्लस करंट अफेयर्स के कोर्सेज चल रहे हैं, और बिकॉज ऑब्वियसली हम जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस हमारे प्रीलिम्स में बनेगा, उतने एमसीक्यू जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम और कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, फिर उतना ही हमको वो जो फियर माइंड में रहता है कि हम 3-4 क्वेश्चन से रह जाते हैं, 4-5 नंबर से हमारी कट ऑफ रह जाती है, तो वो फिर उतना ही कम होगा। तो अगर आपको जरूरत है मॉक टेस्ट सीरीज की, इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज की, सो डू विजिट आवर वेबसाइट, डू एनरोल इन दीज कोर्सेज बिफोर इट गेट्स टू लेट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो ये 3 एडिटोरियल्स थे, आज के लिए रेलेवेंट थे, जो मैंने डिस्कस किए। आपको उम्मीद करता हूं अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।